आइए देखते हैं मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, यानी कि ये किन मान्यताओं पर आधारित है। उपभोक्ता की आय, रुचि और स्वभाव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन अगर ना हो तो ही ये नियम लागू होगा। क्योंकि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, कमी हो या वृद्धि हो, तो उस कंडीशन में उसकी मांग जो होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है। यानी सीधा सीधा मांग और कीमत का जो नियम है वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उसकी मांग बढ़ती है तो वो महंगी कीमत पर भी किसी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी यहाँ पे ये कहा सकता है कि मांग बढ़ी, आय बढ़ी तो उसकी मांग भी बढ़ गई, भले वो उस वस्तु की कीमत पहले से बढ़ी हुई थी, तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं हुआ। उसी तरह अगर किसी वस्तु में उसकी रुचि है, उसको बहुत पसंद है, तो उस वस्तु की कीमत अगर बढ़ भी जाती है तो बढ़ी हुई कीमत पर उस वस्तु को खरीदना पसंद करता है। तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। दूसरी बात यह आती है कि उपभोक्ता को जिस वस्तु को वो क्रय करने जा रहा है, किसी उस वस्तु से स्थानापन्न वस्तु की जानकारी अगर उसको ना हो तभी वो मांग का नियम वहाँ पर लागू होगा। अगर उसको किसी स्थानापन्न वस्तु की जानकारी हुई तो जिस वस्तु को वो क्रय करने जा रहा था उसको छोड़ के वो दूसरी वस्तु खरीद लेगा। जैसे मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि कॉफ़ी या चाय पीने का मन था, उसको कॉफ़ी महंगी लगी तो उसने अपनी आवश्यकता को, उसकी जो इच्छा थी उसको उसने रिप्लेस कर दिया, वो उसकी जगह पे वो चाय पीने को तैयार हो गया। तो यहाँ पर भी स्थानापन्न वस्तु की इसको जानकारी हुई तो यहाँ पर भी उस मांग का नियम लागू नहीं हो पाया। वैसे ही भविष्य में कीमत परिवर्तन की अगर संभावना हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टमाटर के रेट में आपको पता चलता है कि वृद्धि होने वाली है, बढ़ने वाला है, तो अगर उस टमाटर का रेट बढ़ा हुआ भी है तो भी आप उसको खरीद के रखने का प्रयास करेंगे। यानी कि कीमत में वृद्धि थी, उसके बावजूद उसकी मांग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि भविष्य में उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो यहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाया। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई वस्तु प्रतिष्ठा मूलक है, जैसे हम देखते हैं कि शादी ब्याह जैसे आयोजनों में लोग अपनी स्थिति से ज़्यादा भी खर्च कई बार करते हैं, महंगी से महंगी चीज़ों का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों होता है? समाज में अपने आप को स्थापित करने के लिए कई बार प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कुछ वस्तुएं प्रतिष्ठा मूलक हैं तो उनकी कीमतों में वृद्धि होने पर भी उनकी आय में किसी प्रकार के किसी परिवर्तन की गुंजाइश नहीं होती या बहुत कम होती है। आइए अब देखते हैं कि मांग का नियम क्या है। जैसा अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि मांग का नियम कीमत से प्रभावित हो रहा है, यानी कीमत का बढ़ना या घटना मांग को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। वास्तव में यदि देखा जाए तो मांग का ये नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही आधारित है। इसके पहले के अध्यायों में हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ा है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में हमने देखा था कि जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता जाता है, उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती जाती है। कहीं ना कहीं मांग के नियम में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब एक निश्चित समय में बाजार में किसी वस्तु की बहुत अधिक मात्रा आ जाती है तो उसकी कीमत कम हो जाती है और कम कीमत की वजह से लोग उसे ज़्यादा खरीदने लगते हैं, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उसकी मांग बढ़ जाती है। दूसरी ओर अगर देखें तो जब कोई ऐसी स्थिति आए जब उस वस्तु को बाजार में कम बेचा जाए या उस वस्तु की मात्रा बाजार में कम हो तो उस वस्तु की कीमत बढ़ी हुई रहती है, और क्योंकि कीमत बढ़ी हुई रहती है इसलिए उस वस्तु के उपभोक्ता यानी कि उसके क्रेता कम होते हैं। तो दोनों तरफ से अगर मिला के हम देखें तो नियम यही निकल रहा है कि कीमत बढ़ रही है तो मांग घट रही है, और वस्तु की कीमत अगर घट रही है तो उसकी मांग बढ़ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर ही मांग का ये नियम आधारित है। अब मांग के इस नियम को और अच्छे से समझने के लिए हम एक सारणी और ग्राफ का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं सारणी के आधार पर हम इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम पेन की कीमत और बाजार में उसकी मांग को देखते हैं।
जब एक पेन की कीमत बाजार में 1 रुपये थी, उस समय उस पेन की मांग 25 इकाई थी। जैसे ही उस पेन की कीमत बढ़ के 2 रुपये हो गई, उसकी मांग घटकर 20 इकाई हो गई। जब उस पेन की कीमत 3 रुपये हुई तो पेन की मांग 15 इकाई हो गई। कीमत 4 रुपये होने पर उसकी मांग 10 इकाई हो गई, और जब उसकी कीमत बढ़कर 5 रुपये हो गई तो आप देख रहे हैं कि पेन की मांग सिर्फ 5 इकाई की रह गई। स्पष्ट दिख रहा है कि जैसे जैसे पेन का रेट, पेन की कीमत बढ़ती गई, वैसे वैसे बाजार में उसकी मांग घटकर कम होती चली गई। अब क्योंकि सीमांत उपयोगिता हास नियम पर आधारित है, तो हमने पहले के अध्यायों में देखा है कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की उतनी ही कीमत देने के लिए तैयार होता है जितनी कि उसको उस वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर भी बाजार में एक क्रेता किसी वस्तु के लिए सिर्फ उतना ही मूल्य देता है जितना वो उसके लिए उपयोगी होती है। अगर वो वस्तु उसके लिए बहुत उपयोगी या बहुत आवश्यक नहीं होती तो वो उसके लिए बहुत कम मूल्य देने के लिए तैयार होता है या फिर नहीं खरीदता। नहीं खरीदने का मतलब है कि उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। अब अगर हम इस सारणी को ग्राफ के द्वारा देखें तो कुछ इस तरह से स्थिति हमको प्राप्त होगी। यहाँ पर हमने सारणी के आधार पर इस ग्राफ का निर्माण किया है, जिसमें OX पर हमने वस्तु की यानी कि पेन की मात्रा ली है और OY पर हमने पेन की कीमत ली है। सारणी के आधार पर हम इस ग्राफ में स्पष्ट देख रहे हैं कि जब पेन की कीमत 1 रुपये थी तो उसकी मांग 25 इकाई थी। फिर पेन की कीमत जब 2 रुपये हुई तो उसकी मांग आप यहाँ पे देख रहे हैं 20 इकाई हो गई। पेन की कीमत जब 3 रुपये थी तो उसकी मांग 15 इकाई हो गई। जब पेन की कीमत 4 रुपये हुई तो मांग घटकर 10 इकाई हो गई, और 5 रुपये होने पर उसकी मांग घटकर 5 इकाई की रह गई। यहाँ पर हमको जो बिंदु प्राप्त होता है A, B, C, D और E, इस बिंदु के आधार पर जब हम DD वक्र का निर्माण करते हैं तो ये जो DD वक्र है ये मांग वक्र कहलाता है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि स्पष्ट कर रहा है कि किसी वस्तु की कीमत और उसकी मांग में ऋणात्मक यानी कि विपरीत संबंध होता है। सरल शब्दों में कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है और कीमत कम होने पर मांग बढ़ जाती है। यही मांग का नियम है। मांग का नियम क्या है ये हमने अब तक जाना है, लेकिन मांग का ये नियम क्यों लागू होता है? क्या कारण है मांग के नियम लागू होने के? या फिर हम ये कह सकते हैं कि मांग वक्र क्यों हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता है? या ये भी प्रश्न उठता है कि क्यों मांग और कीमत में विपरीत संबंध होते हैं? इन सब का उत्तर हम कुछ बिंदुओं के आधार पर दे सकते हैं। पहला कारण इसका ये है कि यहाँ पर मांग के नियम में, क्योंकि सीमांत उपयोगिता हास नियम पर यह आधारित है। सीमांत उपयोगिता हास नियम को हमने पहले भी जाना है। आइए एक छोटे से उदाहरण से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। एक समय में मान लीजिए चिंटू को जलेबी बहुत पसंद है। 50 रुपये लेकर वो बाजार जाता है। पहले वो 10 रुपये की जलेबी खरीदता है, खाता है। जाहिर सी बात है कि पहले उसको बहुत तीव्र इच्छा है उसके अंदर खाने की। जब वो 10 रुपये की जलेबी खाता है तो उसको संतुष्टि प्राप्त होती है और वो 10 रुपये देता है। फिर थोड़ी सी इच्छा और है उसके अंदर जलेबी खाने की, तो वो 10 रुपये और दे देता है। फिर 10 रुपये की जलेबी और खा लेता है तो उसकी जो आवश्यकता है, उसकी जो इच्छा है, थोड़ी संतुष्ट हो जाती है, खुश हो जाता है। लेकिन फिर भी उसका मन नहीं मानता, वो सोचता है 5 रुपये की और खा लेता हूँ। तो वो 5 रुपये की जलेबी और खा लेता है। अब उसके बाद वो संतुष्ट हो गया पूरी तरीके से। अब वो जलेबी नहीं खाना चाहता है। कहने का मतलब है पहले उसने 10 रुपये दिया, फिर 10 रुपये दिया, फिर वो सिर्फ 5 रुपये देता है। अब वो कुछ भी पैसा नहीं देना चाहता। यानी अब वो अपनी इस इच्छा के लिए कोई भी पैसे खर्च करना नहीं चाहता है।
सीधा सीधा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी यही बताता है कि जब वस्तु से सीमांत उपयोगिता प्राप्त हो जाए तो उसके बाद उपभोक्ता एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं होता है। बिल्कुल बाजार में भी यही स्थिति होती है। जब उपभोक्ता की मांग समाप्त हो जाती है तो वो उस वस्तु को खरीदने के लिए खर्च नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि उस समय उस वस्तु की मांग उस बाजार में कम हो जाती है या खत्म हो जाती है। वैसे ही आय का प्रभाव भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है जो मांग के नियम के लागू होने का कारण बनता है। हमने आय और कीमत दोनों के संबंधों को बहुत अच्छे से जाना। एक छोटे से उदाहरण से हम आय के प्रभाव को मांग में अच्छे से समझ लेंगे। मान लीजिए सरिता को आलू लेना है। उसे मालूम है कि बाजार में आलू 20 रुपये किलो है। वो 40 रुपये लेकर बाजार जाती है 2 किलो आलू लेने, लेकिन बाजार में आलू की कीमत हो गई है 15 रुपये। अब उसने 30 रुपये में 2 किलो आलू ले लिए, लेकिन अभी भी उसके पास 10 रुपये बच गए। तो ये 40 और 30 के बीच का जो डिफरेंस आया, कहीं ना कहीं ये उसकी वास्तविक आय कहलाएगी। अब वो क्या करेगी, उस 10 रुपये से वो कुछ ग्राम आलू और खरीद लेगी। यानी कहीं ना कहीं उसकी वास्तविक आय, यानी कि आय में जो अंतर आया, आय जो बढ़ी, वो उस बढ़ी हुई आय से आलू की मांग को और ज़्यादा कर सकती है। कहने का मतलब है कि आय में अगर वृद्धि हो रही है तो उस वस्तु की मांग में भी वृद्धि होगी जो कि क्रेता खरीदना चाह रहा है। वैसे ही इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण कारक है वो है प्रतिस्थापन प्रभाव। स्थानापन्न वस्तुओं के बारे में हमने पहले भी जाना है। इस अध्याय में भी हमने देखा है कि जब हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसके कई स्थानापन्न वस्तुएं हमारे सामने होती हैं। हम उसकी कीमत के आधार पर या अपनी आवश्यकता के आधार पर उन वस्तुओं का चयन करना चाहते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमको चाय या कॉफ़ी पीने की इच्छा है। कॉफ़ी की कीमत अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर चाय की मांग बढ़ जाएगी। यानी ये ऐसी वस्तुएं हैं कि एक वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि होने पर दूसरी वस्तु की मांग में कमी या वृद्धि होती है। ऐसे ही कीमत प्रभाव एक ऐसा तत्व है जो कहीं ना कहीं मांग के नियम के लागू होने का कारण बनता है। बार बार हम इस चीज़ को जान रहे हैं कि कीमत कैसे इफेक्ट करती है किसी वस्तु की डिमांड को, लेकिन कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध होता है उपभोक्ताओं की संख्या से। जाहिर सी बात है कि कीमत अगर घटेगी तो मांग बढ़ेगी, यानी कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी। अगर हम इसको दूसरी प्रकार से देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी समय में बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ेगी, और किसी समय में अगर बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या घट जाती है तो उस वस्तु की मांग भी घट जाएगी। एक अन्य तत्व है वैकल्पिक प्रयोग। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम वैकल्पिक रूप से प्रयोग कर सकते हैं। एक उदाहरण के तौर पर लकड़ी। हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि लकड़ी के बहुत से प्रयोग होते हैं। जलाने के लिए भी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है, घर में साज सज्जा के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में हम उसका प्रयोग करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जैसे लकड़ी हुई, बिजली हुई, कोयला हुआ, ये ऐसी वस्तुएं हैं जिनका वैकल्पिक प्रयोग होता है। तो जो वस्तुएं वैकल्पिक प्रयोग की होती हैं उनकी मांग हमेशा बढ़ी हुई रहती है। तो ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो कहीं ना कहीं मांग के नियम के लागू होने के कारण बन जाते हैं। अर्थशास्त्र में जितने भी नियमों का प्रतिपादन किया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ विरोधाभास जरूर होता है, कहीं ना कहीं उसके कुछ अपवाद भी जरूर हमारे सामने आते हैं। तो आइए देखते हैं मांग के नियम के कौन कौन से अपवाद हैं। मांग के नियम के अपवादों पर एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि ये जो नियम है, गिफिन वस्तुएं जिन्हें हम निकृष्ट वस्तुएं या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं, इन पर ये लागू नहीं होता है। जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ती जाती है, वो नॉन ब्रांडेड वस्तुओं को यूज़ करना छोड़ देता है या कम कर देता है। अब ऐसी कंडीशन में वो उपभोक्ता जिसकी आय बढ़ी है
वो ब्रांडेड वस्तुओं को यूज़ करना शुरू करता है। तो होता क्या है कि नॉन ब्रांडेड वस्तुएं अगर कम कीमत में भी मिल रही हैं तो भी उनकी मांग कम ही रहती है, और ब्रांडेड वस्तुएं अगर अधिक कीमत पर मिल रही हैं तो भी उनकी मांग बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नियम गिफिन वस्तुएं यानी नॉन ब्रांडेड वस्तुओं पे लागू नहीं होता है। उसी तरह समाज में मिथ्या आकर्षण या प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। दिखावे के चलते या समाज में अपनी बहुत अच्छी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए लोग महंगी से महंगी चीज़ों को खरीदना चाहते हैं। तो उन महंगी वस्तुएं यानी कि कीमत ज़्यादा होने पर भी उन वस्तुओं की मांग स्थिर रहती है, बनी रहती है। महंगी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा मूलक वस्तुएं होती हैं उनकी कीमत अगर और बढ़ जाए तो भी उनकी मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं इन प्रतिष्ठा मूलक वस्तुओं पर जो हमें समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्रदान करती है या जिनके बारे में हमारी अपनी धारणा है कि वो समाज में हमारी प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे, वो वस्तुएं अगर बाज़ार में महंगी भी मिल रही हैं तो भी उपभोक्ता उनको खरीदना चाहता है। तो इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं हो पाता है। वैसे ही अनिवार्यताएं यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिन्हें हम अर्थशास्त्र की भाषा में अनिवार्य वस्तुएं कहते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। ये ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रत्येक स्तर के व्यक्ति के लिए, चाहे वो निम्न स्तर का हो, मध्यम स्तर का हो या उच्च स्तर का, सभी के लिए आवश्यक होती हैं। इन वस्तुओं के मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर भी इनकी मांग में बहुत ज़्यादा कमी या वृद्धि नहीं होती है। ठीक इसी तरह कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे शादी ब्याह या अन्य किसी खुशी के मौके पर, लोग इस बात की या फिर अपनी ऐसी धारणा को बदल लेते हैं कि वे उस वस्तु को खरीदेंगे जिसकी कीमत कम होगी। ऐसे अवसरों पर, इन विशेष अवसरों पर वो उन वस्तुओं को भी खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत ज़्यादा है। कुल मिलाकर उनकी मानसिकता ये रहती है कि जिसमें उनकी रुचि है, जैसा उनका स्वभाव है, जिसमें उनकी रुचि है, जो चीज़ उनको ज़्यादा पसंद है उस चीज़ को वो खरीदना चाहते हैं, भले ही वो चीज़ महंगी क्यों ना हो। ठीक इसी तरह औद्योगिक तेजी या मंदी की दशा भी मांग के नियम को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करती। औद्योगिक तेजी के समय में क्या होता है कि राष्ट्रीय आय बढ़ी हुई होती है, और राष्ट्रीय आय बढ़ी रहती है तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी रहती है। अब इस कंडीशन में क्योंकि व्यक्ति की आय बढ़ गई है तो वो महंगी वस्तुओं को भी खरीदना चाहता है, तो ऐसे कंडीशन में मांग का नियम यहाँ लागू नहीं हो पाता है। अब तक हमने देखा कि वस्तु की कीमत का किसी वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है ये हमने जाना, लेकिन कितना ये अभी तक हम नहीं जान पाए हैं। हमने देखा कि वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी मांग कम होती है, लेकिन कितनी कम होती है। दूसरी बात, वस्तु की कीमत अगर कम होती है तो मांग बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ती है। यानी मांग बढ़ती है ये तो हमने जाना है, लेकिन कितनी मात्रा में बढ़ती है ये अभी भी एक प्रश्न है। इसे हम आगे के अध्याय में और अच्छे से जानेंगे, लेकिन फिलहाल हम मांग में होने वाले विस्तार या संकुचन और मांग में होने वाली वृद्धि या कमी के आधार पर इसको जानने का प्रयास करते हैं। तो क्या है मांग का विस्तार या संकुचन? क्या होता है कि किसी वस्तु की कीमत और कीमत के अतिरिक्त भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। सीधी सी बात है कि अगर किसी वस्तु की कीमत उसके मांग को प्रभावित करती है, यानी कि एक निश्चित समय में बाजार में किसी वस्तु की कीमत के कम होने के कारण अगर उसकी मांग बढ़ी है, कारण क्या था? कीमत कम होने के कारण उस वस्तु की मांग बढ़ी है, तो वो मांग का विस्तार कहलाएगा। दूसरी बात, अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ने के कारण उस वस्तु की मांग कम हुई है तो ये स्थिति मांग का संकुचन कहलाएगी, यानी कि शब्दों का हेरफेर। दूसरी बात,
कीमत के अतिरिक्त बहुत से फैक्टर हैं जो मांग को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर देते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आइए एक बार फिर देखते हैं। उपभोक्ता की रुचि, उसकी आदत, स्वभाव या फैशन, मौसम या जलवायु, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन या कीमत में परिवर्तन, यानी कि भविष्य में उस वस्तु के कीमत के बढ़ जाने की संभावना। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि कीमत को छोड़कर बाकी ये सारे तत्व अगर मांग को प्रभावित करते हैं तो वहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि मांग में कमी या वृद्धि हुई है। दूसरे शब्दों में, अगर इन सभी तत्वों के कारण किसी वस्तु की मांग बढ़ी है तो हम कहेंगे कि मांग में वृद्धि हुई है, ना कि विस्तार। या अगर इन तत्वों के कारण किसी वस्तु की मांग कम हुई है तो हम कहेंगे कि मांग में कमी हुई है, न कि संकुचन। तो विस्तार, संकुचन और वृद्धि या कमी में अंतर जो है वो सिर्फ दो शब्दों के कारण है, कीमत और दूसरा ये 5 तत्व जो कीमत के अतिरिक्त मांग को प्रभावित करते हैं। अब अगर हम इनमें अंतर की बात करें, मांग में विस्तार या संकुचन और मांग में वृद्धि या कमी, अगर हम इसमें अंतर की बात करें तो यहाँ दो ही चीज़ हमको दिखाई देती हैं कि पहला, मांग में विस्तार या संकुचन हम कीमत के आधार पर निकालते हैं और मांग में वृद्धि या कमी हम अन्य उन तत्वों के आधार पर निकालते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, जिनके बारे में हमने अभी जाना। दूसरा, एक महत्वपूर्ण अंतर यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि मांग वक्र में विस्तार और संकुचन को जो वक्र इंगित करता है, जिसके कारण वो दिखाई देता है, उसे हम जब वो ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं, नीचे और खिसकता है तो वहाँ पर हम चलन शब्द का प्रयोग करते हैं। चलन, ये जो रेखा है मांग वक्र की, उसका चलन ऊपर से नीचे की ओर जाता है। ये प्रयोग हम कब करते हैं? जब मांग में विस्तार या संकुचन हो। दूसरा, अगर मांग में कमी या वृद्धि हो तो वहाँ पर इसी वक्र को हम चलन न कहकर रेखा का खिसकाव कहते हैं। दूसरी बात, अगर हम मांग में संकुचन और मांग में कमी दोनों में अंतर की बात करें तो वहाँ भी बिल्कुल यही उसका उत्तर होगा कि संकुचन शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब कीमत का प्रभाव मांग पर पड़ा हो, और कमी शब्द का प्रयोग हम तब करेंगे जब कीमत के अतिरिक्त अन्य 5 तत्वों का प्रभाव उसकी मांग पर पड़ा हो। अंतर की अगर बात हम चलन या खिसकाव के लिए करें तो दोनों में यही अंतर है कि चलन शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब वस्तु की मांग कीमत से प्रभावित होती है, और खिसकाव शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जब वस्तु की मांग कीमत के अतिरिक्त अन्य किसी तत्व से प्रभावित होती है।